बीजेपी के अंदर ही नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक स्क्रिप्ट रची गई। नायब सैनी जी को पता भी नहीं कि उनको किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। लाडवा से वो चुनाव जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। यानी लीडरशिप भाग खड़ा हुआ है चुनाव मैदान से। कोई टफ फाइट नहीं है। बीजेपी को 20 से नीचे सीटें आते हुए देख रहे हैं। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा चुनाव पर आप ग्राउंड जीरो से तो हमारी मेगा कवरेज देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमने सोचा एक डिस्कशन भी होना चाहिए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, स्पेशली स्पेसिफिक सीट्स को लेकर, बड़े चेहरों को लेकर और इलेक्शन में होने वाले जबरदस्त फेरबदल को लेकर। प्रेम कुमार जी, पहला सवाल मैं कुरुक्षेत्र से शुरू करूंगी। धर्म नगरी है और मोदी जी भी कुरुक्षेत्र से ही हरियाणा चुनाव का आगाज करने वाले हैं। सुभाष सुधा जो थानेसर से उनके कैंडिडेट हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन मेरा सवाल, कुरुक्षेत्र के जो सांसद थे पहले, नायब सिंह सैनी जी ने लाडवा से प्रत्याशी बनाया गया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। आपको लगता है कि इस बार फंस गए हैं? जीनत जी, उनके फंसे होने की चर्चा वहाँ के स्थानीय पत्रकार कर रहे हैं। और इसका हम अगर ये देखें कि कैसे जब चुनाव में प्रत्याशी तय किए जा रहे थे तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि सैनी जी का चुनाव क्षेत्र बदल रहा है, और नायब सैनी जी कह रहे थे कि मैं उसी जगह चुनाव लड़ने वाला हूं, ये मेरा क्षेत्र बदल नहीं रहा है। लेकिन बाद में जब लोगों ने पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष तो ऐसा बोल रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को शायद ज्यादा पता होगा, वो सांगठनिक बातें ज्यादा जानते हैं, बोल करके उन्होंने उसको ढका। एक उदाहरण ये है जो ये बताता है कि नायब सैनी जी को पता भी नहीं कि उनको किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, उनकी मर्जी पूछी भी नहीं गई और उनका चुनाव क्षेत्र बदल दिया गया फीडबैक के आधार पर। फीडबैक के आधार पर किसके फीडबैक? बीजेपी जो फीडबैक सर्वे करा करके लेती है अपने अंदरूनी सोर्सेस से, किसी को हायर करके एजेंसियों से, तो उसमें पता चल रहा था कि बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नायब सैनी के साथ है, तो उनका चुनाव क्षेत्र बदलना चाहिए। और ये फीडबैक ही था जिस वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदला गया। और ये फीडबैक उसके बावजूद नायब सिंह सैनी के बारे में जो स्टेट लेवल पर सर्वे हुए, सबसे ज्यादा डिसपॉपुलर सीएम के तौर पर, और उनकी सरकार के 70% से ज्यादा लोग इस सरकार को नापसंद कर रहे हैं या मुख्यमंत्री को नापसंद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, यानी खत्म नहीं हुई एंटी इनकम्बेंसी। चाहे आपने मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, चाहे आपने नायब सिंह सैनी का चुनाव क्षेत्र बदल दिया। अब उसके बाद जो चुनाव क्षेत्र बदला, तब भी क्या उनका मकसद पूरा होगा? लाडवा से वो चुनाव जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चुनाव तो पुष्कर सिंह धामी भी हार गए थे उत्तराखंड में। बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है कि लाडवा में वो चुनाव हार जाए। एक तो चेहरे की कमी नहीं है, और दूसरा वो हार भी जाए तो क्या होता, उनको दोबारा भी बना देंगे। लेकिन चुनाव से पहले इसका बहुत महत्व है। चुनाव के बाद भले महत्व ना हो, वो हारे या जीते, चुनाव से पहले इस बात का महत्व है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बच रहा है लाडवा में, तो हरियाणा में बचेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। और एक चीज है कि आम आदमी पार्टी एक सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी बोलकर विदेश गए थे अपने नेताओं को कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े और संभावना पता लगाइए कि कैसे तालमेल हो सकता है। ये निर्देश भी अपने आप में आदेश होता है, लेकिन स्टेट में कांग्रेस के जो लीडरशिप है वो ये मानती है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि इस बार हमारे पक्ष में हवा चल रही है, हम बिना किसी से गठबंधन किए हुए जीत जाएंगे। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन चुनाव से पहले का कॉन्फिडेंस और चुनाव नतीजे में अगर जब फर्क आता है तो ये सब कॉन्फिडेंस काम नहीं आता। लेकिन हरियाणा की स्थिति जरूर इस बार कांग्रेस के फेवर में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश वाली स्थिति होगी। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की दुर्गति हो गई कमलनाथ की वजह से। कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन को प्रश्रय नहीं दिया, समाजवादी पार्टी का अपमान किया, ये उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि हरियाणा में वो स्थिति नहीं है। हरियाणा में इनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, और इसलिए आम आदमी पार्टी से इन्होंने गठबंधन नहीं किया है।
जी। एक चीज और सर, आपने क्योंकि सैनी का जिक्र किया, एक जो ग्राउंड पर हमने देखा लाडवा में, अब क्योंकि वो सांसद भी थे, सिर्फ मैं लाडवा की बात करूं, वहां पर एक बाईपास जो है उसकी डिमांड हो रही है लंबे समय से, इंद्री चौक से लेके आप पीपली अनाज मंडी वाला लाडवा से कुरुक्षेत्र रोड ले लीजिए, 2 किलोमीटर का पैच टूटा हुआ है, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रक के ट्रक पलटते हैं। एज अ एमपी भी वो काम नहीं करा पाए, करनाल में तो उन्हें समय मिला ही नहीं बहुत ज्यादा, और अब लाडवा भी आ रहे हैं। जो मनोहर लाल खट्टर का फेलियर है वो बैगेज भी है, और एज एन एमपी जो फेलियर है वो बैगेज भी है सैनी के ऊपर। और पार्टी के अंदर जो एक्सेप्टेंस होती है, जाट नॉन जाट ओबीसी फेस आगे करना, वो भी एक बैगेज जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा है सैनी को। ये चैलेंज है। निश्चित रूप से ये पूरी सियासत का चैलेंज है जो नायब सैनी के सेंटर पर आकर के बड़ा हो जाता है। जाट नॉन जाट की सियासत में सैनी जी चूंकि उनको एक विकल्प के तौर पर खड़ा किया गया, तो जाट का कोई आकर्षण उनके प्रति होगा इसकी संभावना नहीं है, और ऐसे भी राज्य की सियासत में नहीं है। और नॉन जाट बिरादरी जो है, लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में नॉन जाट बिरादरी बीजेपी के साथ है या बीजेपी उनको साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन 70% से ज्यादा जब एंटी इनकम्बेंसी हो तो उसमें जाट क्या नॉन जाट क्या सारे लोग नाराज हैं। जाट की आबादी 22 से 25% है और यहाँ नाराजगी 70% है। तो हमें नहीं, ये जाट और नॉन जाट वाली चीजों से हरियाणा की जनता ऊपर उठ गई है। अब विनेश फोगाट में क्या केवल जाट लोग थोड़े विनेश फोगाट के साथ रैली कर रहे हैं, उनके नॉमिनेशन फाइल करने की रैली देखिए या कुछ भी, केवल जाट नहीं है, हर वर्ग के लोग हैं उसमें। तो विनेश फोगाट एक तरह से कांग्रेस में एनर्जी लेकर के आई और उस पूरे समीकरण को एक यूनिफाइड नोट पर ला दिया जो जाति से ऊपर है। क्या ओबीसी, क्या जाट, क्या दलित, क्या मुसलमान, सारे लोग विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए हरियाणा की बेटी कह करके। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर कांग्रेस के साथ जुड़ा है। और जो सैनी जी का जो लाडवा इलाका है वहां पर भी उनको चुनाव में जो कमजोरी आई है, हार के जो लक्षण दिख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उस चुनाव में जाति से ऊपर उठ करके लोग बीजेपी और नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर इन सबसे नाराज हैं। एक और चीज सर, कुरुक्षेत्र में ही सावित्री जिंदल, आज उनका भी नॉमिनेशन है और बहुत बड़ा दिन है, और बीजेपी के अंदर ही अब टिकट नहीं मिली, बेटे भले ही कुरुक्षेत्र से एमपी बन गए हैं, है ना, नवीन जिंदल, लेकिन आज मैं उनके पोस्टर्स वगैरह वगैरह देख रही थी, तमाम ग्रुप्स में आ रहे हैं, वो अपना नॉमिनेशन भरने जा रही है, एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन, रिचेस्ट वुमेन में आती वो है इंडिया की, एशिया की स्पेशली। उस कॉन्टेक्स्ट में भी बीजेपी के लिए मुश्किल। देखिए, मुझे लगता है कि जिंदल परिवार को लोग कांग्रेसी के तौर पर ज्यादा जानते हैं, और आज वो बीजेपी में गए हैं तो लोग उनको एक पचा नहीं पा रहे हैं बीजेपी में। ये एक सीधी सी बात है। नवीन जिंदल सांसद हो गए, लेकिन उनको लोग बीजेपी में भी नहीं पचा पा रहे। तो लोग चौंक गए जब जिंदल जी के बारे में ये कहा गया कि वो तो बीजेपी में शामिल ही नहीं हुई थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। कैसे नहीं शामिल हुई थी? नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल दोनों एक साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, दोनों का सम्मान हुआ था, सबने तस्वीरों में देखा। लेकिन आज वो कहती कि हम बीजेपी में शामिल ही नहीं हुए थे, इसलिए कि उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो आपका कांग्रेस से बीजेपी जाना सिर्फ टिकट के लिए था, बेटा सांसद बन गया, विधानसभा में आप आंखें गड़ाकर बैठी थी कि बीजेपी हमको टिकट देगी, तो आप केवल टिकट के लिए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए। इतने साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था कांग्रेस से चुनाव लड़ना। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तब भी आपको जब तक जीतने की उम्मीद थी आप कांग्रेस में रहे, हार गए तो आपने एक दूसरा ठौर देखा और बीजेपी में चले गए, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ते थे उसके साथ चले गए। तो ये क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है, और हमें लगता है पैसों से अगर चुनाव जीता जाता तो इस देश का हर अमीर विधायक और सांसद होता। मनोहर लाल जी तो दिल्ली आ गए और सब कुछ जो है वो सैनी साहब के ऊपर छोड़ दिया गया है।
अब आपने शुरू में जो बात कही थी कि उन्हें बड़ौली साहब बताते हैं कि फलानी सीट से लड़ेंगे, उन्हें जानकारी भी नहीं है। क्या बीजेपी के अंदर ही नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक स्क्रिप्ट रची गई सैनी को फंसाने के लिए, हराने के लिए? क्योंकि बहुत से ऐसे जाट नेता हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, जिनकी करीबी भी दिल्ली तक है, अमित शाह नरेंद्र मोदी से है, लेकिन सैनी पर भरोसा जताया गया। तो बहुत आसानी से टारगेट पे आ गए सैनी। देखिए, सच बात ये हरियाणा में बीजेपी का लीडरशिप एस्टैब्लिश ही नहीं हो सका। बीजेपी का लीडरशिप, जैसे कांग्रेस में तो 3 बड़े-बड़े लीडरशिप दिखते हैं, सर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखते हैं। इसको गुटबाजी बोले या लीडरशिप बोले, वो अपनी सुविधा है। लेकिन बीजेपी में तो दिल्ली ही लीडरशिप है, मोदी अमित शाह ही लीडरशिप है, और बाकी किसी को कभी भी हटा दिया जाए। मनोहर लाल खट्टर 2-2 कार्यकाल में रहे और उनको ऐसे हटा दिया गया कि कोई लीडरशिप ही नहीं है, तो उनका कोई अख्तियार ही नहीं दिखा। तो लीडरशिप तो बीजेपी ने डेवलप होने ही नहीं दी, दिल्ली को ही लीडरशिप बना के रखा, और लीडरशिप फेल हो गया है हरियाणा में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हरियाणा घूमी हैं और इस बात की तस्दीक कीजिए कि जो पोस्टर बीजेपी ने लगाए हैं, क्या कहीं मोदी और शाह के पोस्ट हैं, तस्वीरें हैं उन पोस्टरों में? मेरी जानकारी में हमने जो देखे हैं पोस्टर्स, उसमें मोदी शाह के की तस्वीरें नहीं है। यानी लीडरशिप भाग खड़ा हुआ है चुनाव मैदान से। ये है नहीं, बहुत सी ऐसी सीटें हैं सर जहां पे कैंडिडेट भले बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो भी खुश नहीं है अपनी सेंट्रल लीडरशिप से। इग्नोरेंस, या मैं ये नहीं कहती किसने पैसे लेके टिकट दी, कैसे लिया कैसे नहीं लिया, और हमने देखा जैसे ही टिकट अनाउंस हुई, धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हो गए। मतलब टिकट ऐसा बांटो कि परिवार ही ना बचे, वो वाली स्थिति हो गई थी ग्राउंड पर भी। मैं आपको एक और हॉट फेस का जिक्र कर लेती हूँ, अनिल विज। माना गया कि एक गब्बर की छवि है, बड़े ईमानदार है, 95-96 से वो एमएलए बने हुए हैं, पहले निर्दलीय लड़े, फिर बीजेपी में भी, लेकिन उनकी सीट भी फंसी हुई है। उनको पहले बीजेपी ने साइड लगाया, हमने देखा, और अंबाला कैंट में बहुत बुरा हाल है उनका। तो मुझे लगता है जो बड़े नेता थे, जनता उनसे भी उब चुकी है, क्योंकि सरकार ने 2 साल खून के आंसू रुलाया हरियाणा की जनता को। मनोहर लाल खट्टर पे ऐसे आरोप लगते हैं। इसकी वजह यह है जीनत जी कि जनता ने देखा कि ये नेता सिर्फ अपने लिए बात करते हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे और अनिल विज शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। तो आप किस बात के बीजेपी के लीडर हैं? आप बीजेपी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं। ये किस बात का कद है कि आप नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते? इसका मतलब है कि आपको बीजेपी नापसंद है, आपको नायब सैनी का लीडरशिप नापसंद है, आप स्वयं उस लीडरशिप का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ लंबे समय तक आप नाराज रहते हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, और उसके बाद भी जब टिकट बढ़ता है तो दबाव और प्रभाव दिखा करके आप टिकट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जनता ने जो देख लिया उसको कैसे रिवर्ट करेंगे? जनता ने तो देख लिया कि आपके लिए आप बीजेपी के लीडरशिप है ही नहीं, बीजेपी ने तो आपको उठा के फेंक दिया और आप भी उसको गाली दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लीडरशिप के तौर पर, मजबूत नेता के तौर पर जनता की नजर से वो गिर गए। तो जाहिर बात है कि उसको जब वो एस्टैब्लिश करेंगे तभी तो जनता को विश्वास होगा। कल को जीत भी जाए अनिल विज तो उनको मुख्यमंत्री थोड़े बना दिया जाएगा बीजेपी का? ऐसा क्या जनता मान सकती है? या मंत्री भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे इस बारे में भी पता नहीं। अगर सरकार बनी तो मैं हिपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति जहां बीजेपी की सरकार जाने वाली है, वैसे में इस किस्म के चरित्र को जनता आगे नहीं करेगी। कम से कम जो अपनी पार्टी के प्रति भी वफादार नहीं दिखा, उसको कैसे आगे करेगी? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए उनकी हार तो हमें लगती है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो जनता ऐसे नेता को पसंद नहीं करती है। ये बात सच है सर। अनिल विज, मैं ग्राउंड पर गई, वहां पे गांव में इतना पानी भरता है, इतने गांव, मैं खुद मतलब शास्त्री कॉलोनी जहां वो रहते हैं, हाईवे के पास उनकी गली है, और आप यकीन नहीं करेंगे, पहला ही टर्न उनकी गली का, वो पूरी रोड खराब है, आपकी अतड़ियां हिल जाएंगी, आपकी अतड़ियां हिल जाएंगी जब गाड़ी आपकी जंप करती है। ये स्थिति है, मैंने बकायदा रिपोर्टिंग की वहां से। अब एक सवाल और,
अनिल विज और सैनी तो दोनों की स्थिति खराब है हरियाणा में, उनकी लाडवा में, उनके अंबाला कैंट में, जैसे तैसे तो टिकट मिलके थोड़ी सी इज्जत बची है, स्पेशली अनिल विज की। कांग्रेस पार्टी, स्पेशली हुड्डा परिवार, आपको लगता है कि एक एक बिखराव को जो झेल रहे हैं, कांग्रेस अगर जीतती है, हाइपोथेटिकली बात करते हैं, तो उसमें कांग्रेस का अपना खुद का कितना योगदान होगा, या फिर बीजेपी के फेलियर का फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? देखिए, 3 बातें हैं मोटे तौर पर कांग्रेस की मजबूती के हरियाणा में। एक बात है कि 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस डिमोरलाइज थी लोकसभा चुनाव के बाद, तो कांग्रेस ने कोई एफर्ट्स नहीं लिया, फिर भी 31 सीट्स कांग्रेस जीत गई तो लोग चौंक गए। और उसमें या तो गैर जाट राजनीति बीजेपी ने की उस कारण से, या फिर भूपेंद्र हुड्डा के अपने प्रभाव से जाट वोटों का एक सॉलिड पोलराइजेशन हुआ था। तो इसका श्रेय भूपेंद्र हुड्डा जी को ही मिलेगा कि विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने एक ऐसा परिणाम दिया जहां लगा कि थोड़ी मेहनत और करते तो शायद सत्ता में आ सकते थे। ये कसक दिखी। वही चीज आज देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई और परीक्षण तो हुआ नहीं है, उस परीक्षण के हिसाब से वो मजबूत नेता हैं। एक बात, कम से कम 31 सीट्स कांग्रेस को दिलाने वाली क्षमता बिना नेतृत्व के रख रहे हैं। दूसरी बात है कि कांग्रेस इस 5 साल में कांग्रेस का लीडरशिप एक नए किस्म से उभरा है। हरियाणा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का बार बार आना जाना हुआ है। ट्रक ड्राइवर से मिलना, खेतों में जाना, महिलाओं का सोनिया गांधी से मुलाकात करना, महिलाओं से राहुल गांधी का मिलना, बेरोजगारों से राहुल गांधी का बात करना, ये सारी चीजें हरियाणा में हुई है और पूरे देश में भी हुई है। तो इसके कारण जो पूरे देश में राजनीति बदली है और संविधान को लेकर के 90% लोगों को विकास में भागीदारी को लेकर के जो राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है, तो उसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ा। हरियाणा की 5 सीटें बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। तो ये सेंट्रल लीडरशिप का इम्पैक्ट हरियाणा में है, जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक्स्ट्रा वजन दे रही है और ये स्थिति बना रही कि कांग्रेस पूरा एकदम क्लीन स्वीप कर जा सकती है। तो इसी में विनेश फोगाट जैसा फैक्टर आता है, वो पूरे आंदोलनकारी शक्ति, उसका भी श्रेय स्थानीय नेता से ज्यादा दोनों का है, स्थानीय और सेंट्रल दोनों लीडरशिप का है। तो ये 3 बड़े फैक्टर हो गए जो कि आपको बता रहे कि कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करे। एक और फैक्टर जो है वो है, उस पर अलग से, वो कांग्रेस का फैक्टर नहीं है, वो बीजेपी का फैक्टर है। वो है कि हरियाणा पूरे देश में इकलौता ऐसा स्टेट बना है जो देश में मोदी शाह के नेतृत्व को खुल्लम खुल्ला चुनौती देता दिखा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। ले तो ये यहां से एक तरह से जो बात हिमाचल में शुरू हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था और एक उम्मीदवार ने बैठने से इनकार कर दिया था, उसका एक बृहत्तम स्वरूप हरियाणा में दिखा है कि आपने टिकट बांटी नहीं कि बगावत शुरू। और कुछ चंद घंटों में 32 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी। ऐसा उदाहरण मोदी शाह के रिजीम में पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को फेस नहीं करना पड़ा था। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमें लगता है बाकी तीनों फैक्टर में एक सबसे बड़ा फैक्टर, आप नहीं भी बोले तो पहला दूसरा फैक्टर का कंपटीशन हो सकता है, एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को हराएगी और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। एक लास्ट सवाल सर, आम आदमी पार्टी, जेजेपी के साथ आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की, उसका अलायंस मायावती की पार्टी आईएनएलडी के साथ, अभय चौटाला के साथ, सर ये वोट कटवा रहेंगे या इनका कुछ वोट परसेंट आएगा? यदि आता भी है तो कांग्रेस को डुबाएगा या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? एक एनालिसिस कर दीजिए, स्पेशली आप और जेजेपी की स्थिति। देखिए, इसका एनालिसिस करने के लिए लोकसभा चुनाव का फिगर देख लीजिए कि पहले जो क्षेत्रीय दलों की ताकत हुआ करती थी, वो आके इंडिया गठबंधन में एकत्रित हुई
और इंडिया गठबंधन और एनडीए के सामने के अलावा जो तीसरा कुनबा था वो बहुत छोटा हो गया। तो इसी तरीके से हरियाणा में आई है। हरियाणा में जो क्षेत्रीय दल हैं, पिछली दफा जेजेपी उभर कर सामने आई थी और आईएनएलडी का सफाया हो गया था। ये पिछले चुनाव का था, महत्वपूर्ण बातें थी। इस चुनाव में जो रीजनल फोर्सेस हैं, आप पता कर लीजिए, हमें जो जानकारी है, जितनी भी पार्टियों का नाम आपने छोटे छोटे दलों का गिनाया, उन सबको जबरदस्त तरीके से बीजेपी फाइनेंस कर रही है। लड़ो, मजबूती से लड़ो। ठीक उसी तर्ज पर जैसे मध्य प्रदेश में अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो उम्मीदवार है उसको हमारे कार्यकर्ता जा करके मदद करें ताकि वो कांग्रेस का वोट काटे और हमारे लिए रास्ता आसान हो सके। यही पैटर्न गुजरात में भी अपनाया गया था और वो सक्सेसफुल रहा उनका। तो उनको लगता है कि हरियाणा में भी हम सफल होंगे। लेकिन हरियाणा में इस बात की परीक्षा होगी। हरियाणा में बाकी फैक्टर्स इतने ज्यादा मजबूत हैं, जिन फैक्टर्स की हमने चर्चा की अभी ठीक थोड़ी देर पहले, कि ऐसी पार्टियां चिन्हित कर ली गई हैं कि ये वोट कटुआ पार्टी हैं और ये बीजेपी की वरद हस्त पार्टियां हैं। इनको जिताओ तब भी ये जाके बीजेपी के ही साथ खड़ी होंगी। अब आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा डिफरेंट करके देखिए बाकी दलों से। जेजेपी तो टेस्टेड है, वो बीजेपी में जा चुकी, आईएनएलडी भी जा सकती है, कोई ये नहीं है। आम आदमी पार्टी आज की परिस्थिति में कोई आसानी से नहीं कह सकता कि वो बीजेपी के साथ सरकार में जाएगी। आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। उसमें एक और चीज है सर, दिल्ली में थोड़े दिन में चुनाव है, 2-3 महीने में तो पूरा माहौल बन जाएगा, वो भी ध्यान में रखना होगा। जी, तो यहाँ पर आप लौटें तो आम आदमी पार्टी ने कितनी बड़ी बेवकूफी की है कि उसने विनेश फोगाट के खिलाफ में एक खिलाड़ी उम्मीदवार को खड़ा किया है। आपने स्टेट के इमोशन के खिलाफ में जाकर के फैसला लिया। जो काम बीजेपी करने से डर रही थी वो दुस्साहस आपने कर दिया है। तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को इस रूप में भुगतना पड़ेगा कि आज आप नोट कर लीजिए, कोई भी एक विधानसभा जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी एक विधानसभा में जमानत बचेगी तब आप हमसे बात कीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, स्टेट के सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाके, एंड इनडायरेक्टली आप ब्रजभूषण शरण सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं ना, या उस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा वो स्टेट जहां पर विमेंस को लेके वैसे भी सर हम देखते हैं किस तरह से एक जंग चल रही है विमेन राइट्स को लेकर, या हम जेंडर इक्वेशन भी देखते हैं किस तरह से है। तो कुल मिला के आपका एक लाइन में एनालिसिस, टफ फाइट है या चुनाव वन साइडेड झुक गया है? कोई टफ फाइट नहीं है और हम बीजेपी को 20 से नीचे सीटें आते हुए देख रहे हैं और 20 से भी कितनी नीचे जाएगी ये अभी हम कहने की स्थिति में नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन हाँ, 2 कैंडिडेट्स नायब सिंह सैनी और अनिल विज, इन दोनों का चुनाव फंस चुका है, ये बात लिख लीजिए, और बहुत मुश्किल से जीतेंगे। अगर इज्जत बचाने के लिए जीतते हैं तो ईश्वर जाने क्या होगा ऐसा, लेकिन फिलहाल तो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।